बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपको हिंदी साहित्य के प्रथम युग आदिकाल के विभिन्न विषयों पर बताया जा रहा है। आपको इससे पहले आदिकाल का सीमा, आदिकाल के विभिन्न नाम, उसकी परिस्थितियों और अपभ्रंश साहित्य और हिंदी, इन सब के बारे में बताया गया है। आज आपको आदिकाल की लौकिक साहित्य पर बताया जाएगा कि आदिकाल का जो युग है, मैं आपको पहले की ई व्याख्यानों में बता चुकी हूँ कि इस युग में न केवल वीर रस का काव्य रचा गया, अपितु लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, धार्मिक साहित्य की धाराएं भी समानांतर रूप से उतनी ही प्रभावशाली ढंग से प्रवाहित होती रही हैं। तो आज आपको इस ई व्याख्यान में आदिकाल की लौकिक साहित्य के बारे में बताया जाएगा। विद्यार्थियों, आदिकाल में जो पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियां थीं, उन सब के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों पर भी ग्रंथ लिखे जाने की प्रवृत्ति प्रधानतः मिलती है, प्रमुखता से मिलती है। यहाँ हम आदिकाल में उपलब्ध सभी लौकिक काव्यों का परिचय आपको देंगे और उस स्वच्छंद काव्यधारा को स्पष्ट करने का आपके समक्ष प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले जो लौकिक कृति उपलब्ध होती है आदिकाल की रचनाओं में, वो है ढोला मारूरा दुहा। राजस्थानी तो इसको भली भांति इसके नाम से परिचित होंगे। 11वीं शताब्दी में रचित ये एक लोक भाषा काव्य है। दुहा गणा पुराणा अच्छई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है, अर्थात जो दोहे होते हैं बहुत पुराने अच्छे होते हैं दोहे। और पश्चिमी हिंदी प्रदेश अर्थात राजस्थान में ये काव्य अत्यंत लोकप्रिय रहा है। इसके संबंध में एक बहुत ही सुंदर दोहा कहा गया है, प्रसिद्ध है इसके बारे में लोक में ये, सोरठ यारो दूहो भलो भली मरवंडी बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। अर्थात मूलतः इन दोहों में रचित जो लोक काव्य है वो 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयाँ आदि जोड़ करके इसको विस्तार दे दिया था। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मरवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था और पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवणी मात्र 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह कर दिया गया था। कहा जाता है कि पुंगल में अकाल पड़ने पर राजा पिंगल विवश होकर नल के राज्य में चले गए और तभी पिंगल की रानी ढोला पर रीझ गई और उसने मारवाणी से उसका विवाह कर दिया। जब ढोला बड़ा हुआ तब उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मारवाणी से भी हो गया। इस तरह से मारवाणी दुखी रहने लगी और ढाडियों के माध्यम से अपना विरह संदेश वो भेजती है। मारवाणी के प्रयत्न से बहुत समय तक ढोला को संदेश नहीं मिल सका, किंतु अंततः मारवाणी अपने उद्देश्य में सफल होती है और ढोला और मारवाणी का मिलन होता है। विद्यार्थियों, जो ये लोक गाथा है ये प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। राउलवेल के कवि रोड़ा ने जो प्रेम वर्णन की परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको ढोला मारूरा दुहा की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त होती है। वीर रस की कृतियों में भी श्रृंगार रस को प्रभावी तत्व बना करके इसमें दिखाया गया है। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत ही मार्मिक व्यंजना प्राप्त होती है। प्रेम की सात्विक किंतु सरस पक्ष का इसमें बहुत ही विस्तार से वर्णन हुआ है। कवि ने मारवाणी के भावों की व्यंजना में संस्कृत के प्रेम काव्य की परंपरा का प्रभाव भी ग्रहण किया है और ऋतुओं की सरसता के संदर्भ में मारवाणी और मालवणी की विरह वर्णन का एक स्थायी प्रभाव पाठक पर पड़ता है। ढोला मारूरा दुहा का मूल रूप दोहों में ही मिलता है। ये दोहे श्रृंगार रस की परंपरा का आरंभ करते हैं, जो आगे जाकर के बिहारी के काव्य में रीतिकार में प्रतिफलित होती है। मारवाणी के वियोग और संयोग के चित्र दोहों में अधिक प्रभावशाली बन पड़े हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वानों ने इस काव्य के प्रभाव गांधीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का माना है, अर्थात ये आदिकालीन काव्य की एक महत्वपूर्ण रचना है।
जयमयन जयप्रकाश और जयमयन जस चंद्रिका, ये दो प्रमुख कृतियाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये उपलब्ध नहीं है। इन कृतियों का राठौरारी ख्यात में उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जयचंद प्रकाश की रचना भट्ट केदार नामक कवि ने की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये महाकाव्य था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। इसी प्रकार दूसरी कृति जयमयन जस चंद्रिका की रचना मधुकर की कवि ने सन 1186 में की थी, लेकिन आज दोनों ही ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। हाँ, राठौरारी ख्यात में इन दोनों रचनाओं का उल्लेख अवश्य मिलता है। दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज तक का वृत्तांत भी लिखा है, तो प्रतीत होता है कि ये कृतियाँ लिखी तो अवश्य गई थी, किंतु सुरक्षित न रह सकी। आदिकालीन जो श्रृंगार की रचनाएं हैं और लोक रचनाएं हैं, उनमें वसंत विलास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के शब्दों में यह एक अत्यधिक सरस और साहित्यिक कृति है और आधुनिक आर्य भाषा के साहित्य के इतिहास, आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ कृति है। इनकी प्रशंसा करते हुए कहा है, सर्वप्रथम ये रचना हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में सन 1942 में प्रकाशित हुई थी और श्री केशवलाल हर्षद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। इसी कृति की रचना काल 1451 के आसपास निश्चित किया जाता है। माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न प्रमाण देकर के यह निर्धारित किया कि रचना अधिक से अधिक विक्रमी 14वीं शताब्दी के मध्य की होनी चाहिए। यद्यपि इस कृति के रचयिता का पता नहीं चल सका है, लेकिन इसके 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। इस काव्य में प्रकृति और नारी का मदोन्मत्त स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा को प्रवाहित करता है। आदिकाल को विद्वानों ने अब तक वीर गाथाओं और धार्मिक उपदेशों का ही युग माना था, लेकिन वसंत विलास ने राउलवेल की श्रृंगार की भावना को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। इस काव्य के सरस वर्णन को पढ़कर सूर की श्रृंगार भावना या उसके पश्चात रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता साहित्य में अचानक आ जाने वाली प्रवृत्ति नहीं रह जाती है और न ही उसकी जड़ें हमें संस्कृत साहित्य की परंपरा में खोजना चाहिए, क्योंकि इनके जो बीज हैं वो वसंत विलास जैसी कृतियों में ही विद्यमान हैं। इस कृति में आदिकाल के जनजीवन का एक सरस पक्ष उभरता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद तलवारों की झंझनाहट में नहीं सुन पाए थे, वैसा रीतिकालीन हिंदी कवि नहीं कर सके। इसमें एक और कोकिल कूजन और दूसरी उत्पत्ति युक्ता युवतियों का विलास, जिसे देखकर कि विधुरजन और वियोगिनी नारियां किशोर मदन का मदिर कूजन मन में अनुभव करते हुए कांपने लगती हैं। इस काव्य की भाषा से ही पिंगल सरस भाषा ब्रज भाषा का रूप ले लेती है और उस पर अलंकारिकता की गहरी छाया यहीं से प्रारंभ होने लगती है, जिसका विकास रीतिकाल में जाकर होता है। विद्यार्थियों, खुसरो के नाम से अब भली भांति परिचित होंगे। उन्हीं अमीर खुसरो की पहेलियाँ भी आदिकालीन साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो 1255 में जिनका जन्म हुआ था और 1324 में इनकी मृत्यु हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था और कहा जाता है कि वे बड़े ही विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे और अपने जनजीवन के साथ वे घुल मिलकर काव्य करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी जो पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, वो आम जीवन की ज़ुबान पर आज तक चढ़ी हुई हैं। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि थे। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 100 बताई जाती है, लेकिन आज उनमें से 20-21 ही उपलब्ध है। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुकने, गज़ल आदि उनके कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कुछ लोग कहते हैं खुसरो नाम के कई व्यक्ति भी हुए हैं, लेकिन ऐसा मानना एक भ्रम है। कुछ भी हो, आदिकाल में जो अमीर खुसरो हुए हैं और उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें मनोरंजन और जनजीवन पर गहरे व्यंग्य
एक साथ दिखाई देते हैं। अमीर खुसरो को भाव की गहराई की दृष्टि से भले ही महत्व न दिया जाए, किंतु भाषा की दृष्टि से उनकी पहेलियाँ साहित्य के इतिहास का सदा ही एक महत्वपूर्ण अंग रहेंगी। वस्तुतः उनके काव्य में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने का सफल प्रयास किया गया, अर्थात खड़ी बोली उनके काव्य में, उनकी मुकरियों में, पहेलियों में दिखाई देने लगती है। भाषा की ऐतिहासिकता या भाषा के विकास की जड़ें खोजने के लिए अमीर खुसरो का अध्ययन या अमीर खुसरो के पहेली और मुकरियों का उदाहरण देना अति आवश्यक हो जाता है किसी भाषा चिंतक के लिए। उनका एक पहेली देखिए। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यों कहे, अपने नाम पे न बोली निबोरी। यद्यपि पहेली रचना की शैली का हिंदी काव्य में आगे विस्तार नहीं हुआ, किंतु रहस्य प्रवृत्ति के विकास पर अवश्य प्रभाव पड़ा था। चमत्कार और कुतूहल की प्रवृत्तियां भी खुसरो की प्रेरणा से ही हिंदी के काव्य में विशेष स्थान पाने लगी थी। फलतः रीतिकाल में कुतूहल काव्यों की एक लंबी परंपरा चली, जिसका अभी तक किसी ने अध्ययन भी नहीं किया है। विद्यार्थियों, हिंदी की जो ये लौकिक परंपरा है आदिकाल की, उसमें एक छोटा सा गद्य साहित्य का भी अंश है। आदिकाल की काव्य रचना में काव्य के साथ साथ गद्यों की रचनाओं भी कुछ स्फुट और बिखरे हुए, छितरे हुए प्रयास दिखाई देते हैं, जैसे रावुलवेल चंपू काव्य, उक्ति व्यक्ति पर प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। इसके बारे में आपको संक्षेप में बताना चाहूँगी मैं। रावुलवेल एक शिलांकित कृति है, शिलाओं पर अंकित कृति है, जिसका पाठ मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया है। विद्वानों ने इसका काल 10वीं शताब्दी माना है। यह एक गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति मानी जाती है। इसकी रचना राहुल नायिका के नक्षिक प्रसंग से हुई है। आरंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन किया है, फिर गद्य का प्रयोग किया है। इस कृति के रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है और रावुलवेल से ही हिंदी के नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। विद्यार्थियों, आपको इन छोटी छोटी ऐसी सूक्तियों को ध्यान रखना चाहिए, अर्थात रोड़ा कवि द्वारा रचित रावुलवेल से ही हिंदी की नक्षिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है। अगली जो रचना है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। गद्य साहित्य की, आदिकालीन गद्य साहित्य की रावुलवेल के बाद एक दूसरी महत्वपूर्ण कृति है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण रचना है। इससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा का अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। तीसरी रचना है वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की ये रचना डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई होगी। इसका लेखक ज्योतिषवीर ठाकुर नामक एक मैथिली कवि था और इसकी भाषा में कवित्व, अलंकारिता और शब्दों की तत्सम प्रधानता की प्रवृत्ति मिलती है। गद्य में नायिका का वर्णन करते हुए ज्योतिषवीर लिखते हैं, उज्ज्वल कोमल लोहित समसुंतल सालंकार पंच गुण संपूर्ण चरण अकठिन सुकुमार गज हस्त प्राय जानू युगल पीन मासले कुंभ पृष्ठाकार शोणी गंभीर। इन पंक्तियों से वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है, किंतु सौंदर्य ग्रहणी प्रतिभा भी साथ साथ ही स्पष्ट दिखाई दे रही है। हिंदी गद्य के विकास में रावुलवेल के पश्चात वर्ण रत्नाकर का योगदान भी कम नहीं कहा जा सकता है। निश्चय ही इन कृतियों के बीच के समय में कुछ गद्य रचनाएं अवश्य लिखी गई होंगी, किंतु विभिन्न कारणों से वे आज उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी ये कृतियाँ हिंदी गद्य धारा के प्रभाव की अखंडता को सिद्ध करती रहेंगी। धन्यवाद।